हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स के रूप में शुरू की है। आज कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 विनिर्माण उद्योग है। दोस्तों, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे दोस्तों एचपीएससी का है, एचसीएस का है, या दोस्तों यूपीएससी का है, या एसएससी का है, एमटीएस का है, रेलवे का है, चाहे दोस्तों आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दें, उसमें तो जीके आती है, जनरल नॉलेज आती है दोस्तों। किसी में कम किसी में ज़्यादा आती है। वो सब की सब जीके कहाँ से आती है दोस्तों? एनसीईआरटी से आती है। ये दोस्तों कोई प्रश्न एनसीईआरटी से न आए, लेकिन यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप उस प्रश्न को दोस्तों तुक्का मार के भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको उसके आसपास की जो सब बातों का पता होगा, तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों आपका बेस मजबूत होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आपका बेस मजबूत करने के लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों देखने के बाद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर बोलता हूँ, मैं आपको केवल यहाँ पर जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो करवाऊंगा। बाकी दोस्तों आप वीडियो रोककर पूरी बुक पढ़ सकते हैं यदि चाहो तो। लेकिन यदि आपको केवल एग्ज़ाम क्रैक करना है तो केवल आप इन पॉइंटों को कीजिए, इनसे आपका लगभग काम बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपकी एक मिनट भी खराब न करना। यानी दोस्तों आपकी एक मिनट भी वेस्ट नहीं की जाएगी यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। जो कच्चा माल होता है उसको अधिक मूल्यवान बनाने के लिए प्रवर्तित किया जाता है, और उसे विनिर्माण कहते हैं, या दोस्तों वस्तु का निर्माण कहा जाता है। जैसे कागज से क्या बनता है? लकड़ी से कागज बनता है, गन्ने से चीनी बनती है, लोहा इस्पात से लोहा इस्पात बनता है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। दोस्तों आपका ये रीजनिंग का प्रश्न भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय कार्य में दोस्तों आपको पता है क्या होता है? जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनको तैयार किया जाता है द्वितीय कार्यों में। बस यह बात यहीं पर कही है और कोई खास बात नहीं है। आगे है विनिर्माण महत्व। दोस्तों जो आर्थिक विकास होता है, इसके लिए दोस्तों विनिर्माण उद्योग है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों आपको पता है, जो कृषि कार्य है दोस्तों और विनिर्माण है, ये दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। इन दोस्तों को कैसे होते हैं? कृषि प्राथमिक उत्पाद देती है तो उसको जो बढ़िया बनाया जाता है, मूल्यवान बनाया जाता है, तो कौन काम करता है दोस्तों? और सेकेंडरी स्टेज करती है, द्वितीय कार्य उसमें काम करते हैं। यह तो इसी प्रकार दोस्तों ये बात कही गई है कि किसी देश में यदि कृषि और उद्योग दोनों विकसित हैं तो दोस्तों उस देश विकसित होगा। कृषि पर निर्भरता भी कम हो जाती है लोगों की द्वितीय कार्य अधिक होने से। लेकिन दोस्तों भारत में ऐसी स्थिति है कि लोग कृषि कार्यों में ज़्यादा लगे हैं, द्वितीय कार्यों में कम लगे हैं। लेकिन अब इसकी कंडीशन बदल रही है। भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। निर्मित वस्तुओं को निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देता है। दोस्तों कोई निर्मित वस्तु है, उसका जब दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है तो उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो उससे क्या होता है? देश में आर्थिक स्थिति सुधरती है और देश का आर्थिक ढांचा मजबूत होता है। यहाँ पर यह बात कही इस पैरा में कि वे देश, कौन से देश? विकसित देश क्या करते हैं दोस्तों? विकासशील देशों से कच्चा माल लेते हैं और उसको तैयार माल करके उन्हीं देशों को वापस अधिक मूल्य पर दे देते हैं। यानी दोस्तों इन्हीं का माल पैसा कमाया वापस दे दिया। यानी दोस्तों पैसा कमाते हैं विकसित देश और इसीलिए वो अधिक विकसित होते हैं। जैसे जापान है दोस्तों, जापान भारत से लोहा मंगाता है लेकिन उसी की सामान तैयार करके भारत को वापस दे देता है। यानी दोस्तों जापान क्या हुआ? विकसित देश हुआ। भारत एक विकासशील देश है। दोस्तों कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के क्या है? अलग नहीं है, पूरक हैं। कैसे दोस्तों? देख लीजिए, नीचे लिखा है। जैसे दोस्तों आपको पता है, कोई कृषि उत्पाद है, आप ऊपर बता मैंने, उसको परिष्कृत करने के लिए, अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उद्योग में ले जाया जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे लिखा है, पंप है, उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं हैं, प्लास्टिक पाइप है, मशीन है, औजार हैं, ये सब के सब तैयार करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग हो जाता है? ये सब के सब कहाँ तैयार होते हैं? उद्योग में तैयार होते हैं, विनिर्माण किया जाता है। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है? कृषि में होता है। इन दोस्तों एक दूसरे के पूरक हुए कौन? कृषि और उद्योग।
इस पैरा में यह बात कही गई है कि हमारे उद्योग अधिक विकसित होने चाहिए। यदि हमारे उद्योग अधिक विकसित नहीं होंगे तो दोस्तों जो वैश्वीकरण फैला आज, यानी दोस्तों दूसरे देशों के उद्योग भी हमारे देश में आए हैं, हमारे देश के उद्योग दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा में ऊपर आने के लिए दोस्तों, जिस प्रकार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, यदि आप अव्वल हो गए, उच्च स्कोर करोगे तो आपको नौकरी प्राप्त होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारे उद्योग अच्छे होंगे तो दूसरे देशों में इनकी मांग अच्छी होगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है? 27% है। 27 में से 17% किसका है? विनिर्माण उद्योग का है। 10% किसका जाता है? खनिजों से खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। यानी 17 तो है विनिर्माण उद्योग का, 10% इनका है। टोटल 27% योगदान है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग तो कितना दोस्तों? 25 से 35 है। यानी इस 25 और 35 के बीच में है। भारत का कितना? 27। पिछले दशक में क्षेत्र में 7% वृद्धि हुई है। यानी दोस्तों पहले 20 था, अब 7 बढ़ गया है, 27 हो गया है भारत में। आगे इसकी लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है, ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे है औद्योगिक अवस्थिति, यानी कोई उद्योग लगाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है। उसके लिए कच्चा माल होना चाहिए, श्रमिक होने चाहिए सस्ते, पूंजी होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए। ये सब क्या है? उपलब्ध होने चाहिए। ये सारे प्रभावित करें किसी उद्योग लगाने के लिए। ये जगह ये सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर वहीं पर उद्योग लगाया जाएगा। आगे दोस्तों बैंकिंग की सुविधा भी होनी चाहिए, बीमा होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, श्रमिक वित्तीय सलाह, और दोस्तों सरकार की भी नीतियाँ इसमें योगदान देती हैं कि कहाँ पर उद्योग लगाना है। आगे दोस्तों लिखा है समूहन बचत क्या होती है, चलिए देखते हैं। नगरों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार उद्योग नगरों के आसपास, मान लीजिए दोस्तों अपने गुरुग्राम है, गुरुग्राम के आसपास अधिक उद्योग विकसित हैं। कारण क्या है दोस्तों? यदि कोई उद्योग को यहाँ इस समय किसी सामान की जरूरत पड़ती है पास से ले लेता है, इसको कोई चीज़ की जरूरत पड़ी यहाँ पास से ले लेता है दोस्तों, इसको बोलते हैं जड़तो, समूहन बचत। यानी दोस्तों जब ये उद्योग समूह में होंगे तो उनको बहुत अधिक बचत होती है। समूहन उद्योग क्या होता है दोस्तों? जब उद्योगों को आपस में समूह में लगाया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके बाजार में जाते हैं तो लकड़ी मंडी अलग होती है, अनाज मंडी अलग होती है, सब्जी मंडी अलग होती है। ये क्या होती है दोस्तों? सब समूहन होती है दोस्तों, ये समूह के रूप में लगाई जाती है। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन कौन से विनिर्माण उद्योग के स्थान थे? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 3 थे मुख्य केंद्र। आगे है उद्योग बाजार संबंध। इन दोस्तों के किस चीज़ की आवश्यकता है उद्योगों को लगाने के लिए? आप देख लीजिए, सारे लिखिए यहाँ पर, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से प्रश्न। दोस्तों मैंने आपको बताया था सरकारी नीतियाँ और निपुण श्रमिक भी किसको प्रभावित करते हैं दोस्तों? उद्योगों को प्रभावित करते हैं। किसी उद्योग की स्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। यानी दोस्तों कोई उद्योग है, उद्योग में कोई सामान बना, उस वस्तु का मूल्य क्या होगा ये किस पर निर्भर करता है? उसकी आसपास की कंडीशन है, उसमें जो मजदूर काम करते हैं, सरकारी नीतियाँ उन पर निर्भर करता है। आगे है उद्योग की आदर्श स्थिति क्या है दोस्तों? उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त होना चाहिए, उस स्थान पर लागत कम होनी चाहिए दोस्तों, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना निर्णय लिया जाना चाहिए, उत्पादन के वितरण में लागत होनी चाहिए। इन दोस्तों ज़रा सारी चीज़ मिलेंगी और उद्योग लग सका है, बात कही गई यहाँ पर। आगे उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग कच्चे कौन से? कृषि आधारित उद्योग और खनिज उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन है? सूती वस्त्र कपास पर निर्भर है, उन्नी भी कपास पर निर्भर है, पटसन भी जूट पर निर्भर है, रेशम भी रेशम कीट पर निर्भर है, और रबड़ प्राकृतिक रबड़ पर निर्भर है, चीनी गन्ने पर निर्भर है, चाय उद्योग चाय पर, कॉफी उद्योग कॉफी पर, और वनस्पति तरीके से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार खनिजों के उद्योग हैं। खनिजों पर आधारित उद्योग कौन से? लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। सीमेंट में कच्चा माल के कौन सा प्रयोग होता है? चूना। एल्यूमिनियम किस पे? बॉक्साइड पे। आगे मशीन, औजार, पेट्रो रसायन, ये सब क्या खनिजों पर आधारित उद्योग हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है, कौन सा उद्योग खनिजों पर आधारित है।
आगे है आधारभूत उद्योग, प्रमुख भूमिका के आधार पर। आधारभूत उद्योगों की प्रमुख भूमिका होती है कैसे, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। एंड दोस्तों, जो जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तांबा उद्योग है, एल्यूमिनियम है, प्रगलन उद्योग है, इन दोस्तों क्या करते हैं, इन वस्तुओं में जो मटेरियल तैयार होता है, इनसे और अन्य उद्योग के लिए भी वस्तुएं बनती हैं। एंड दोस्तों, और उद्योग वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे लोहा इस्पात से दोस्तों अनेक प्रकार के, जैसे रेल बनती हैं, रेल की पटरी बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, साइकिल बनते हैं, मोटरसाइकिल बनते हैं। दोस्तों किससे बनते हैं, लोहा से बनते हैं। इस पर अनेक उद्योग आधारित हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है दोस्तों, इससे हवाई जहाज बनते हैं, बर्तन बनते हैं, और भी दोस्तों अनेक चीज़ें बनती हैं, दरवाजे बनते हैं एल्यूमिनियम के। यानी इस उद्योग पर अन्य उद्योग आधारित हैं, इस उद्योग पे अन्य उद्योग आधारित हों उसे बोल रहे हैं आधारभूत उद्योग। आगे है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। यानी दोस्तों जैसे चीनी है, दंत मंजन है, कागज है, मान लीजिए कि उद्योग है, अरे कि उपभोक्ता है, इसमें तो कोई सामान बढ़िया सीधा इसका उपयोग कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा। जैसे दोस्त चीनी है, हम चीनी लेकर आए, चीनी को सीधा हम प्रयोग करेंगे, इस चीनी से और कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता। आगे है पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग दोस्तों, आपको पता है यदि कोई उद्योग है, इसमें जो पूंजी निवेश करेगा उसी का उद्योग होगा दोस्तों ये। चाहे इसमें सरकार करे तो सरकारी, कोई व्यक्ति करेगा तो निजी, यदि समुदाय करेगा, कई लोग इकट्ठे होकर करेंगे तो सामुदायिक उद्योग हो जाएगा। यदि सरकार और कोई निजी व्यक्ति करेगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सहकारी हो जाएगा, लिमिटेड बोलते हैं जिसे। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों कौन कौन से हैं, सार्वजनिक उद्योग, सरकारी, निजी और संयुक्त। संयुक्त मतलब दोस्तों सरकार भी और कोई व्यक्ति निजी, जैसे दोस्तों अडानी है, मुकेश अंबानी हैं, सरकार के साथ समझौता करके कोई उद्योग लगाते हैं तो वो कैसा उद्योग होगा, निजी और सरकारी यानी संयुक्त उद्योग होगा। वो कैसा उद्योग होगा, संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक में कौन से दोस्तों, जहाँ सारा काम सरकार करती है। भेल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सरकारी भेल, भेल की फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BHEL, भेल। एक दोस्तों आगे सेल, SAIL, सेल की क्या है दोस्तों, फुल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निजी उद्योग कौन से दोस्तों, जैसे टिस्को है, बजाज है, लिमिटेड है, डाबर है, मारुति है दोस्तों, ये सारे क्या निजी हैं। संयुक्त उद्योग कौन से हैं, जिनमें दोस्तों सरकार का और किसी व्यक्ति का निजी दोनों के प्रयास से लगाई गई हो। ऑयल इंडियन है दोस्तों, यह क्या है कि निजी है। आगे है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग कौन से हैं, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। ठीक है दोस्तों, या चाहे उत्पादक हों या दोस्तों श्रमिक हों, इन दोनों के हाथ में कोई उद्योग होता है उसे बोलते हैं सहकारी उद्योग। जैसे दोस्तों महाराष्ट्र की चीनी मिल है, कोई लाभ होगा तो हानि होगी तो दोनों की होगी दोस्तों बराबर। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग दोस्तों कैसे होता है, चीनी कहाँ, जो गन्ना है किसानों से लिया जाता है और चीनी है दोस्तों बाहर बेची जाती है। एंड दोस्तों ये सहकारी हो गया, इसमें जो उत्पादक है और जो श्रमिक हैं वो दोनों का बराबर हिस्सेदारी होती है। केरल के नारियल उद्योग याद रखेंगे दोस्तों, चीनी का तो चीनी उद्योग महाराष्ट्र का, लेकिन केरल का कौन सा है दोस्तों, नारियल उद्योग, किसके प्रसिद्ध है, सहकारिता के लिए। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा पर आधार पर भारी उद्योग दोस्तों, भारी उद्योग कौन से होते हैं, जिनका कच्चा माल भी भारी हो और तैयार माल भी भारी हो, इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, भारी उद्योग। हल्के उद्योग दोस्तों, जिसमें हल्की तैयार माल भी हल्का और उत्पाद भी हल्का हो दोस्तों, और कच्चा माल भी हल्का, जैसे विद्युत उद्योग है दोस्तों, इनमें बहुत छोटे छोटे पुर्जे चाहिए हैं, छोटी मशीन चाहिए हैं दोस्तों, ये कैसे हैं, हल्के उद्योगों में आते हैं। आगे हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम, चीनी, वनस्पति घी, कृषि प्राप्त कच्चे माल। आगे है वस्त्र उद्योग, जो भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसको अकेले ही चलाए हुए है कौन दोस्तों, वस्त्र उद्योग। देश का यह अकेला ही उद्योग है जो कच्चे माल से उच्च
उत्तम अतिरिक्त मूल्य उत्पादक श्रृंखला को महत्वपूर्ण परिपूर्ण आत्मनिर्भर है। यानी दोस्तों भारत का खुद का कच्चा माल है और खुद ही को तैयार करता है। भारत का ये ऐसा पहला उद्योग है जो अपने आप में आत्मनिर्भर है। कच्चा माल भारत का, तैयार माल भारत का और दूसरे देशों में बेचा जाता है और बाहर से अधिक पैसा कमाया जाता है। आगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन के समय में दोस्तों आपको पता है कताई हथकरघा का काम किया जाता है। आज यही काम दोस्तों मशीनों द्वारा किया जाता है। औपनिवेशिक काल में जो इंग्लैंड थे दोस्तों, यहाँ से अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल लेकर अपने देश में उद्योग चलाए थे। पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया था? 1854 में लगाया गया था। कहाँ पर? मुंबई में। यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था। भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को क्या मिला दोस्तों? बढ़ावा मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ विकसित हुए थे? महाराष्ट्र में और गुजरात में विकसित हुए थे। क्यों हुए थे दोस्तों? यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक था और सस्ते श्रमिक थे और बंदरगाह से क्या मिल जाता था? परिवहन मिल जाता था सस्ता। किसने? अंग्रेजों के शासनकाल में। और दूसरा कारण क्या था दोस्तों? यहाँ पर कपास की उपलब्धता थी, बाजार थे, परिवहन थी, पत्तन थे, श्रम था, नम्य युक्त जलवायु। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों नम्य युक्त जलवायु अति आवश्यक होती है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। कृषि कृषकों कपास सुनने वालों कृषकों के लिए, कपास सुनने वालों, गांठ बनाने वालों दोस्तों में काम करने के लिए लोगों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। अब नहीं, पहले होती थी इतनी ज़्यादा। यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे जो आज भी घरों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है, खादी कुटीर उद्योग। कौन सा? खादी कुटीर उद्योग। सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ये है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत जापान को किस चीज़ का निर्यात करता है? सूत का। याद रखेंगे। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश कौन कौन से हैं और देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका। ये देश भारत से सूती वस्त्र मंगाते हैं। लेकिन जापान क्या मंगाता है? सूत मंगाता है और वस्त्र अपने हिसाब से तैयार करता है। और को दोस्तों यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात कही गई है, यदि कोई धागा 85 रुपये किलो दिया जावा है और यदि उसी तरह पतलून बनाई जावा है तो पतलून कितने रुपये की? 800 रुपये की। एंड दोस्तों कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ? लगभग 10-12 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा यदि पतलून बना के बेची जाए। जिस प्रकार जापान सूत लेता है दोस्तों, यदि जापान हमसे कपड़ा खरीदे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, हमारे देश में विदेशी पैसा आएगा। दोस्तों इस मैप में भारत के जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो दिखाए गए हैं। सूती रेशम में भी और ऊनी भी और सूती तीनों दिखाए गए हैं मैप में। दोस्तों यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत पटसन हुआ है, पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। एंड दोस्तों भारत पटसन का और पटसन निर्मित सामान का क्या है? नंबर 1 उत्पादक है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक है। निर्यात में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला स्थान किसका निर्यात में? बांग्लादेश का है। 2010-11 में भारत में पटसन उद्योग कितने थे दोस्तों? एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में पटसन उद्योग कितने हैं, तो दोस्तों कितने हैं? 80। अधिकांश पटसन उद्योग कहाँ पर लगे हैं? पश्चिम बंगाल में लगे हैं। हुगली नदी के आसपास 298 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है दोस्तों। इस पट्टी में क्या लगे हैं? मोस्टली पटसन उद्योग लगे हैं। पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में। कोलकाता का एक स्थान था रिसरा। कब लगाया? 1855 में। तो 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन उद्योग में मिलें भारत में रह गई। मिलें तो दोस्तों भारत में रह गई थी, लेकिन जो उत्पादन था दोस्तों, उत्पादन क्षेत्र था दोस्तों, ज़मीन थी जो वह बांग्लादेश में चली गई थी, जिसका पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान, आज बांग्लादेश कहते हैं। किसमें? इसमें चला गया था दोस्तों उत्पादन क्षेत्र, लेकिन मशीनें भारत में थी। भारत अकेली मशीनों का क्या करे? जो उत्पादन ही, लेकिन भारत ने फिर अपने उत्पादन बढ़ाया और इन मशीनों का प्रयोग किया।
हुगली नदी में जो पटसन उद्योग है स्थित होने के कारण क्या क्या है दोस्तों। पटसन उत्पादक है दोस्तों, पटसन का उत्पादन होता है पास में, तो ये फायदा है। दूसरा सस्ता जल है क्योंकि हुगली नदी है पास में। और दोस्तों आगे क्या, परिवहन अच्छा है, सड़क अच्छी है, रेल अच्छी, जल और कच्चे माल के मिलों को ले जाया जाता आसानी से, तैयार माल को बाजार तक ले जाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। आगे है यहाँ पर बैंकिंग सुविधा है, बीमा भी है, जूट की सुविधा है। दोस्तों जब हमारा पटसन विदेशी मंडियों में जाता है या वैश्वीकरण बाजार में जाता है दोस्तों, तो हमारे देश को प्रतिस्पर्धा देते हैं। कौन कौन से देश देते हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड, ये हमारे देश के क्या करते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं दोस्तों। किसमें, पटसन उद्योग में। हमारे खरीदार कौन है दोस्तों, कौन लेवा आमदा है पटसन दोस्तों, वही अमेरिका, कनाडा, गाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ये देश हमसे क्या लेते हैं, पटसन लेते हैं। विश्व में दोस्तों जो पर्यावरण समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आज जूट के उत्पादन पे विशेष बल दिया जाता है। आगे है चीनी उद्योग। भारत चीनी के उत्पादन में विश्व में क्या दूसरा स्थान रखता है, लेकिन गुड़, खांडसारी सबको मिला दिया जाए तो भारत प्रथम स्थान पे है, लेकिन अकेली चीनी में भारत दूसरे स्थान पे है। इस उद्योग में प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है दोस्तों, गन्ना होता है, जो बारी होता है दोस्तों, जिसे बाहर हार सामान बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 10 क्विंटल गन्ने से दोस्तों मात्र 1 क्विंटल चीनी निकलती है, यानी दोस्तों 9 क्विंटल क्या हुआ, बार हुआ दोस्तों। इसी प्रकार के उद्योग को कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर गन्ना पास में होता है, ताकि परिवहन की लागत कम आए। कच्चा माल का बारी होता है, ढुलाई में इसका सुक्रोज की मात्रा यानी दोस्तों चीनी की मात्रा घट जाती है। यानी गन्ना दोस्तों एक दो दिन धूप में छोड़ दिया जाए तो इसका रस सूख जाता है, इसे बोलते हैं सुक्रोज। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लगाई गई हैं। ये याद रखिए दोस्तों, या कोई बात नहीं खास है। चीनी मिलों की 60% यानी दोस्तों 60% कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगाई गई हैं चीनी मिलें। यह उद्योग मौसमी दोस्तों, कैसा उद्योग, मौसमी उद्योग है। इसमें केवल वर्ष के 4 से 5 महीने काम चलता है दोस्तों, जिसमें गन्ने की पेराई की जाती है उस वक्त। बाकी मौसम में यहाँ के कर्मचारी क्या रहते हैं दोस्तों, बेरोजगार रहते हैं। यानी दोस्तों इसीलिए इसे सहकारी क्षेत्र में रखा गया, क्योंकि दोस्तों जो भी लाभ होगा हानि होगी और बराबर की हो। दोस्तों याद रखेंगे कैसा उद्योग है, गन्ना उद्योग मौसमी उद्योग है। चीनी उद्योग बोलो या गन्ना उद्योग। पिछले कुछ वर्षों में इसके दक्षिण और पश्चिम राज्यों में इसकी विशेषकर मात्रा बढ़ रही है। उद्योगों के कारण दोस्तों इन मिलों की संख्या बढ़ने का महाराष्ट्र में बढ़ रही, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात में। इसका कारण दोस्तों है गन्ने की जो सुक्रोज की मात्रा है दोस्तों, गन्ना में जो मिठास की मात्रा है वह अपना हरियाणा में सूख जाए गर्मी होंगे, लेकिन वहाँ पर ठंडी जलवायु है, आर्द्र जलवायु के कारण दोस्तों इसको महाराष्ट्र में अधिक लगाया जाता है। आगे इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं दोस्तों। उद्योग का अल्पकालीन दोस्तों मौसमी उद्योग है, रोजगार नहीं मिलता है सबको पूरे साल, इसीलिए दोस्तों इसमें जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो बहुत कम काम करते हैं और काम करने पर राजी होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि कुछ समय रोजगार मिलेगा। आगे दोस्तों पुरानी और अक्षम मशीनें हैं और परिवहन की सुविधा कम है, और कारखानों में पहुँच दोस्तों एक खोई है, जो गन्ना पीटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसका निपटाना अच्छे से नहीं किया जाता, यह भी एक समस्या है दोस्तों। ये उद्योग जो खनिजों व धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, कच्चा माल ले लिया धातु के रूप में, खनिज के रूप में, इसको तैयार माल करके बाहर भेज दिया, इसे बोलते हैं खनिज उद्योग। आगे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, इन दोस्तों अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है। बाकी आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं इसमें। आगे इस्पात के उत्पादन में खपत में भारत देश के विकास का पैमाना माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पर अन्य उद्योग निर्भर हैं, इसीलिए विकास का पैमाना माना जाता है। यानी जितना विकसित उद्योग होगा ये कौन सा लोहा इस्पात, उतना ही दोस्तों देश का विकास अधिक होगा। आगे दोस्तों जो इस्पात बनाया जाता है वो कैसे बनता है, लोहा आवश्यक चाहिए, कोकिंग कोयल चाहिए, और चूना पत्थर चाहिए, और मैग्नीज चाहिए। ये सारी चीज़ होंगी दोस्तों, तब क्या बनेगा, लोहा इस्पात बनेगा।
यानी दोस्तों 4 लोहा चाहिए, 2 कोकिंग, 1 चूना। जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर क्या लगाया जाएगा दोस्तों, लोहा उद्योग लगाया जाएगा। आगे है वर्ष 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण करता था, जो संसार में दूसरे स्थान पे है दोस्तों। किसके निर्माण में, इस्पात के निर्माण में भारत कितना उत्पादन के साथ, 111 उत्पादन के साथ मिलियन टन। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज लोहे का दोस्तों कठोर लोहा होता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, भारत है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी भारत में दोस्तों बहुत कम लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी खपत बहुत कम है। केवल कितने दोस्तों, 74.3% है। और दोस्तों विश्व की कितनी है औसत प्रति व्यक्ति, 229.3 है। आगे चलते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस्पात का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे कच्चा माल होता है, फिर उसको भट्ठी में डाला जाता है, फिर डलवा लोहा बनता है, फिर इस्पात बनता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। यानी दोस्तों इस्पात निर्माण की प्रक्रिया है। यहाँ से ध्यान में रखिए दोस्तों इसको कि लोहा में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्ध हटाकर तैयार किया जाता है। आगे दोस्तों लोहा इस्पात संयंत्र मैप के द्वारा दिए गए हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। लोहा इस्पात संयंत्र है मुख्यतः दोस्तों, देख लीजिए कि इसमें इस एरिया में है। बस आप याद रखेंगे दोस्तों, बस क्योंकि आपने देख लिया मैप में कि किस एरिया में लोहा इस्पात संयंत्र अधिक हैं। दुर्गापुर कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर बर्नपुर दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में हैं। आगे है बोकारो। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ पर है दोस्तों, झारखंड में है। और राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। विजयनगर कहाँ पर, कर्नाटक में है। भद्रावती कर्नाटक में है। सेलम तमिलनाडु में है। ये कोई खास नहीं है, ये याद रखेंगे। जो भी सरकारी, जो सार्वजनिक लोहा इस्पात हैं जितने भी, वो सारे के सारे किसके माध्यम से बेचते हैं, सेल के माध्यम से बेचते हैं। सेल की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे है 1950 के दशक के बाद भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की थी। एंड दोस्तों 1950 में भारत और चीन ने जो इस्पात है उसका उत्पादन की प्रक्रिया एक समान शुरू की थी, लेकिन चीन आगे निकल चुका है। आज चीन इस्पात का उत्पादन में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। और दोस्तों उपयोग करने वाला भी सबसे बड़ा है। कौन, चीन है। इसकी खपत भी सर्वाधिक चीन में है और उत्पादन भी सर्वाधिक चीन में है। किसका, इस्पात का। भारत में छोटा नागपुर पठार में अधिकांश लोहा इस्पात संयंत्र लगाए जाते हैं। कारण के दोस्तों अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर। आगे है क्या क्या परिस्थितियां हैं दोस्तों, लोहा आवश्यक मिल जाता है वहां पर, उच्च कोटि के कच्चा माल मिल जाता है, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, स्थानीय बाजार उपलब्ध है। ये सब चीज़ों की संभावना होने के कारण दोस्तों वहाँ पर लोहा इस्पात अधिक उद्योग लगे हैं। कहाँ पर, छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में। यद्यपि भारत में संसार का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्यता का विकास नहीं कर पाए हैं दोस्तों। भारत में लोहा इस्पात के बहुत अधिक सोर्स हैं, लेकिन उसका हम पूरा प्रयोग नहीं कर पाए हैं। उस लागत दोस्तों इस्पात बनाने में उस लागत, कोकिंग कोयला की सीमित उपलब्धता, यानी भारत में दोस्तों उस लागत है, भारत के पास इतना पैसा नहीं है, ना भारत के पास कोकिंग कोयला है, कम श्रमिक हैं, उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमितता, आपूर्ति, अविकसित अवसंरचना। दोस्तों यहाँ पर श्रमिक किस कौन से श्रमिकों की बात है, कुशल श्रमिकों की बात है, जो भारत के पास बहुत कम है। दोस्तों एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से मंगवाते हैं, उच्च कोटि का इस्पात हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, लेकिन हमारे कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति पर्याप्त है। ये दोस्तों ABC व्याख्या करके दिया गया था प्रश्न, क्या ये इसकी व्याख्या सही करता है। यानी दूसरे देशों से हम इस्पात मंगाते हैं, लेकिन हम घरेलू मांग की आपूर्ति खुद करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ प्रश्न दिया गया था,
इसका ए बी दोनों सही था, ये कोई खास नहीं है। आगे है एल्यूमिनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन के शब्द दूसरा महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, धातु शोधन है। पहला कौन सा है, लोहा इस्पात। दूसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम है, याद रखेंगे। एल्यूमिनियम जंग अवरोधी है, उष्मा का सुचालक है, लचीला है। आगे दोस्तों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में, तार बनाने में। और दोस्तों तांबा इस्पात जस्ता शीशे का स्थान ले रहा है आज कौन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पर उत्पादन किया जाता है दोस्तों, इसके संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा के दोस्तों कोडरमा में क्या है कि सबसे अधिक उत्पादन होता है किसका, बॉक्साइट का। पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में संयंत्र लगे हैं इसके एल्यूमिनियम उत्पादन के। आप देख रहे हैं दोस्तों ये एल्यूमिनियम की पट्टी दी गई है यहाँ पर, जो हम घरों में खाना बनाते हैं और दोस्तों उसके बाद कहीं बाहर नौकरी पर जाना होता है, पैसे पर जाना होता है, जो हमारा भोजन को या रोटियों को दोस्तों लपेटा जाता है, जिसे सिल्वर रोल बोलते हैं, वो दोस्तों एल्यूमिनियम का ही बना होता है। नालको प्रगलन पेटी लेप मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 से 6 टन तो क्या चाहिए, बॉक्साइड। उससे 2 टन क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिना, और 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, ये बात बताई गई है। यानी मेन किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइड से। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, यानी दोस्तों एल्यूमिनियम का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये विधि यहाँ पर बताई गई है। अपने कोई काम की बात नहीं है, ये केवल जिस क्लास की बुक है 10वीं की उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उनको पेपर में अपना चित्र बनाना पड़ेगा। ये स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, ये नियमित रूप में नियमित, ये कोई खास नहीं है। रसायन उद्योग, आगे दोस्तों रसायन उद्योग में क्या है दोस्तों, भारत में जो रसायन उत्पादन होता है उसका दोस्तों जो सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है कितना है दोस्तों, 3% योगदान है। और यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, उद्योग है। एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है, सकल घरेलू उत्पादन में भी 3% योगदान है, याद रखेंगे 3-3। और विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, 12वां स्थान है इस्पात उत्पादन में भारत का। ये कोई खास बात नहीं है, तो ये बताया गया है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, लेकिन अपने काम की बात नहीं है ये। आगे है रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न किए जाते हैं। इन दोस्तों रसायन उद्योग में एक रसायन से अन्य रसायन क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों रसायन उद्योग को हम रसायनों के लिए एक आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं। आगे है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनिक उर्वरक मुख्यतः यूरिया। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन युक्त यूरिया है कौन सा, दोस्तों यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है। फास्फेटिक उर्वरक जिसे डीएपी बोलते हैं हम, डीएपी दोस्तों काले काले रंग का होता है, मोटा मोटा, जो जमीन में डाला जाता है। अमोनिया फास्फेट मिश्रित उर्वरक, ये तीन मुख्य पोषक उर्वरक हैं दोस्तों। कौन से हैं, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। नहीं दोस्तों प्राथमिक उर्वरक भी बोलते हैं। कौन से हैं मुख्य उर्वरक या प्राथमिक उर्वरक, कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। कौन से हैं, नाइट्रोजन फास्फेट, एक दोस्तों कौन सा, पोटासियम फास्फेट, अमोनिया फास्फेट। एंड दोस्तों याद रखेंगे तीनों कितना, नाइट्रोजन फास्फेट और पोटासियम। दोस्तों के उत्पादन क्षेत्र भारत में ही पाया जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन फास्फेट पोटासियम दो का दोस्तों भारत में है, लेकिन तीसरा दोस्तों जो पोटाश है ये भारत में उत्पादन नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों भारत के पास पोटासियम के भंडार नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों ये दूसरे देशों से मंगवाया जाता है। क्या पोटाश क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी सी होती है, ये कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट का उपयोग घर बनाने में, कारखाने में, पुलों में, सड़कों में, हवाई पट्टियों में किया जाता है। इस उद्योग को भारी स्थूल कच्चे माल की जरूरत होती है दोस्तों, ये भारी उद्योग में शामिल है, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है वो भी भारी होता है और तैयार माल भी भारी होता है, दोनों के दोनों माल भारी होते हैं इसके। चूना पत्थर
सिलिका, जिप्सम, इनकी आवश्यकता होती है दोस्तों किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। आगे चलते हैं। जो सीमेंट उद्योग है में मुख्य रूप से कहाँ पर लगाया गया है? गुजरात में लगाया गया है दोस्तों। गुजरात के में लगाए उद्योग से क्या फ़ायदा है? जो खाड़ी देश हैं उन देशों के बाजार भी मिल गए हैं, क्योंकि दोस्तों उन देशों में भी निर्यात किया जाता है गुजरात से। किसको? सीमेंट को। ये याद रखेंगे, पहला सीमेंट उद्योग कब लगाया गया था दोस्तों? चेन्नई में लगाया गया था 1906 में। और दोस्तों भारत क्या है, आपने उत्पादन भी करता है और प्रयोग भी करता है और दूसरे देशों में निर्यात भी करता है सीमेंट का। आगे है मोटर गाड़ियाँ उद्योग। भारत में मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? देख लीजिए, गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। अपने अपने राज्य के हिसाब से याद रखेंगे, जैसे हरियाणा वाले गुड़गांव को याद रखेंगे। दोस्तों मोटर गाड़ी में कौन से आते हैं? मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, सारे सभी प्रकार के वाहन आ जाते हैं। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे टेलीफोन है, सेलुलर टेलीकॉम है, एक्सचेंज है, राडार है, कंप्यूटर है, दूरसंचार सभी आ जाते हैं। आगे है HCL रूपनगर में केवल निर्माण, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रूपनगर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? HCL केबल के लिए। HCL केबल के लिए प्रसिद्ध है रूपनगर, पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, याद रखेंगे इसको। बेंगलुरु भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यानी भारत की सॉफ्टवेयर राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछी जाए तो बेंगलुरु है, और कोई खास नहीं है। औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण निमीकरण। आप तो ये भली भांति जानते हैं कि उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण 2 गैसें मानी जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 मुख्य सबसे बड़ी प्रदूषक गैसें हैं। लेकिन CO2 क्या है? प्रदूषक गैस नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ये गर्मी बढ़ाती है पृथ्वी पर, प्रदूषण नहीं करती है। ये प्रदूषक तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक प्रदूषित गैसें हैं। आगे है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो सो उनको नदी में छोड़ देता है, उससे जल प्रदूषित हो जाता है। या दोस्तों फिर गहरी जमीन में गड्ढा करके उसमें डाल दिया जाता है, तो क्या है दोस्तों, जमीन का पानी प्रदूषित हो जाता है उससे। खासकर कौन से उद्योग हैं जो जल प्रदूषण करते हैं? कागज उद्योग, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधन, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, ये सब क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। आगे है कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दिखाए गए हैं। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि नोएडा किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। माहौली, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूरू, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। ये दोस्तों याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलकाता है, भुवनेश्वर है, विशाखापट्टनम में किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? ये सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। यहाँ से एक और याद रखेंगे कि भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश यानी राख है, फॉस्फोजिप्सम, लोहा इस्पात क्या है? अशुद्धियाँ हैं। किसके कारण? प्रदूषण का कारण है। तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या था? कोई कारखाना है या तापघर है दोस्तों, तापघर मान ली बिजली घर हैं, इनमें जो गर्म पानी होता है, जब गर्म पानी को ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है, जब नदी हो या दोस्त समुद्र में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है कि समुद्र में जो जीव हैं, नदी में जो जीव हो मर जाते हैं, और साथ में ही प्रदूषण फैल जाता है उनके मरने से। आगे है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों कौन रोग होते हैं? श्रवण रोग हो जाते हैं, हृदय गति रोग, रक्तचाप रोग हो जाते हैं। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को आप सभी भली भांति जानते हैं। पर्यावरणीय नियमीकरण और रोकथाम।
जल को कैसे बचाया जाए, यानी स्वच्छ जल कैसे रखा जाए। दोस्तों जल को पुनर्चक्रण करना चाहिए और जो वर्षा का जल है अधिक से अधिक उसको इकट्ठा करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे नदियों और तालाबों में गर्म और ठंडा पानी गर्म पानी छोड़ा जाता है दोस्तों, उसको पहले शोधन किया जाना चाहिए फिर छोड़ा जाना चाहिए। आगे है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छंटाई कटाई, वही दोस्तों बात है, पानी को साफ करके छोड़ना चाहिए। ये बातें लिखी, कोई खास बात कौन दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों यही बातें लिखी हैं, जो भूमिगत जल में छोड़ते हैं उनको रोकना चाहिए दोस्तों, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें की गई यहाँ पर। यानी जल को प्रदूषित होने से बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए, वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे है सतत विकास। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाह जल, दोस्तों जब फरीदाबाद में क्या दोस्तों फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उसे जो जल जाता है उस यमुना नदी में छोड़ा जाता है, ये दिखाया गया यहाँ पर। हरियाणा वाले याद रखें खासकर कि फरीदाबाद की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका पानी कहाँ छोड़ा जाता है, यमुना नदी में छोड़ा जाता है। दोस्तों एक बार इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी, NTPC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत घर है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ से दोस्तों एज इट इज बिना ऑप्शन किए एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चलिए करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर है जिसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, दोस्तों कौन सा है, सीमेंट उद्योग है, हमने किया है पीछे। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील का बाजार का उपयोग कराती है, दोस्तों कौन सी है, आपने देखा था दोस्तों सेल है। सेल कैसी दोस्तों, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है। टाटा स्टील एक निजी है दोस्तों, आपने पढ़ी थी। और हेल भी एक सरकारी है, लेकिन दोस्तों वो हैवी व्हीकलों के लिए है। आगे है, निम्न से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग जाता है, दोस्तों इसका आपको पता है दोस्तों, किसका दोस्तों, एल्यूमिनियम का। आगे है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्रों निर्मित करता है, स्टील बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी करता है, जिसका बेंगलुरु प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, दोस्तों ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।